सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। अब ठीक है। यस सर। अभी देखिए पहला वाला में क्या है, आपको दोनों में इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन करना है। असेसमेंट ईयर आपका टेस्ट योरसेल्फ में कितना है, आपका 24 25 देख रहा होगा। यहाँ पे आपका 18 19 से टिल द ईयर 23 24 तक कैलकुलेशन करना है। टेस्ट योरसेल्फ वाला क्वेश्चन में आपको ने लोन कब लिया है, 1 जनवरी 2017। यहाँ पे भी 1 जनवरी 2017 का जगह 14 में है। लोन उस वाले में भी 5 लाख है, यहाँ पे भी 5 लाख है। यहाँ पे 12% है, वहाँ पे 10% है, सब कुछ सेम है। तो वहाँ पे देखिए आप लोग का कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड ऑन 1/8/2014 है। वहाँ पे आपका कंस्ट्रक्शन कब खत्म हुआ है, 17/6/2020 या 21 है आपका, इधर में 2020 है ना। यहाँ पे बुक में शायद यहाँ पे अलग है, यहाँ पे भी चलिए 2020 है। ठीक है, ठीक। हम लोग दोनों ही डिस्कस करेंगे आज को। उसका बाद ये ऑलरेडी डिस्कस हो गया था, तब भी हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। तो आपको क्या है, पहले ये वाला डिस्कस कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन चाहिए, 5 लाख है, 12% का इंटरेस्ट है, लोन मैंने लिया तब से है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है इतना में, कंस्ट्रक्शन कमेंस हुआ है, यहाँ पे क्या है, कमेंस हुआ है, स्टार्ट हुआ है कंस्ट्रक्शन 1/8/2014 में, कंप्लीट हुआ है इतना डेट में, रीपेमेंट इन डेट में हमने रीपेमेंट किया है। अभी मुझे क्या चाहिए, इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन करना है। लेकिन मुझे पता है कि दो चीज में इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को दो पार्ट में मुझे सेग्रीगेट करना है। पहला है क्या, प्री कंस्ट्रक्शन रहता है एक, और एक होता है पोस्ट कंस्ट्रक्शन। प्री कंस्ट्रक्शन में जितना भी लोन आपने किया होगा, मतलब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने का पहले में आपने जितना भी आपका पास इंटरेस्ट बेयर हुआ होगा, आपका ऊपर इंटरेस्ट का लाइबिलिटी आया होगा, उन सबको इंक्लूड करना है, उन सबको क्यूमुलेट करना है, टोटल करना है। फिर उसका बाद में उन सबको आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करके उसका एक्सपेंस क्लेम करना है, उसका डिडक्शन क्लेम करना है। प्री, इसका मतलब क्या है, आपने प्री कंस्ट्रक्शन का टाइम में, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने का पहले अगर आपने जितना भी अपना पॉकेट से इंटरेस्ट पेमेंट किया होगा, तो आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसका डिडक्शन कब मिलेगा, आपने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने का बाद में ही आपको डिडक्शन मिलेगा। इवन इफ यू आर पेइंग द इंटरेस्ट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द हाउस, यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, तो आपको डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। लेकिन आपको डिडक्शन क्यूमुलेटिवली मिलेगा आफ्टर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। और उस प्रॉपर्टी को आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। मतलब आपने अगर 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट एक्यूमुलेट किया था, टोटल किया था, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 5 आपको पर ईयर कितना मिलेगा, 20,000 करके नेक्स्ट 5 साल में आपको डिडक्शन मिलेगा। फुल डिडक्शन नहीं मिल सकता है। ठीक है, और पोस्ट कंस्ट्रक्शन में आपने जितना भी इंटरेस्ट आपने एक्रू किया होगा, पेमेंट किया होगा, वो मिल जाएगा। इसमें प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। लेकिन यहाँ पे किस लिए अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने इंटरेस्ट जो पेमेंट किया है वो वर्क कंप्लीशन होने का पहले में भी तो आपने लोन ले लिया था, कंप्लीट हुआ है इस डेट में, तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालना पड़ेगा। क्योंकि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में जो भी इंटरेस्ट आपने पेमेंट किया है उसका तो डिडक्शन लेना है। उसका डिडक्शन कब लेगा हम लोग, पोस्ट कंस्ट्रक्शन में। लेकिन प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट कितना हो वो तो निकालना पड़ेगा, तो वो निकालना हम लोग को पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे हम लोग को पोस्ट कंस्ट्रक्शन या प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड पहले डिसाइड करिए। इंटरेस्ट निकालने के लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, पीरियड डिसाइड करना पड़ेगा। तो पहले पीरियड डिसाइड करिए। ठीक है, तो प्री कंस्ट्रक्शन आपका कब से स्टार्ट होता है, आपने बोला 1/1। ये अभी हम लोग, आप बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये सही भी नहीं हो सकता है।
ठीक है, आपको क्या लग रहा है कि मेरा अभी लोन मैंने कब लिया है, 1 जनवरी 2014 में, और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब किया है, स्टार्ट कब किया है, 1/8/2014 में, तो मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब से शुरू होना चाहिए, 1/8/2014, करेक्ट। ये क्या हो जाएगा, 1/8/2014 प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आपका डेट ऑफ लोन और डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन विच एवर इज लेटर उसमें होता है, तो ये हो गया आपका 1/8/2014, ठीक है। फिर उसका बाद में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आपको लेना पड़ता है जो भी डेट में आपका ये कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ है, कौन सा डेट में, 31 मार्च 2019, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस का, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ योर हाउस का आगे का प्रायर 31 मार्च का पीरियड को ही पकड़ना है। तो 31 मार्च 2019 का पहले, उसका आगे में 31 मार्च, कौन सा 31 मार्च आएगा, 2018, तो 2014 to 2018 इज योर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। फिर उसका बाद में इमीडिएटली 1/4/2018 से रेस्ट आपका बाकी जितना भी है वो हो गया आपका पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड हो गया। 1 अप्रैल 2019 होता तो आपका ये होता 31 मार्च 2019 होता, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज आपको यहाँ पे आ गया, यहाँ पे जो कि यहाँ पे लिखा है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड शुरू कब से हो रहा है, 1/8/18 से 31 मार्च 2018 तक शुरू हो रहा है, और उसका बाद से ही आपका पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड शुरू हो गया है, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का पहले इंटरेस्ट निकालना है। प्री कंस्ट्रक्शन में आपने लोन कितना का लिया था, 5 लाख का लिया था। 5 लाख का लोन लेके आपने यहाँ पे क्या कर दिया, लोन कब का लिया है आपने, जनवरी, लेकिन आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड शुरू कब से हो रहा है, अगस्त से। अभी अगस्त से मार्च तक आपका कितना महीना हुआ है, क्योंकि इंटरेस्ट अगर आपको कैलकुलेट करना है आप तो इस टाइम से कैलकुलेट करेगा, तो अगस्त टू मार्च कितना महीना हुआ आपका, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आपका 8 महीना हो गया। तो ये 8 महीना के लिए, लेकिन ये तो 12% में गिर रहा है पर एनम, मतलब 12 महीना का गिर रहा है, तो आपको क्या करना है, 5 लाख इंटू 12%, जो कि कितना आ जाएगा आपका 60,000 आ जाएगा। तो 60,000 कितना महीना के लिए आया, ये 12 महीना के लिए आया, तो आपको 8 महीना के लिए करने से आपका 40,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 40,000 आया। फिर ये अभी आप बोलेगा कि ये 5 लाख से 4 लाख कैसे हो गया, लोन तो मैंने कितना लाख का लिया था, 5 लाख का लिया था। आपको अभी फिर से देखना है कि 1/4/2015 में उसने 1 लाख का पेमेंट कर दिया। ये जो पेमेंट जाता है ये किसका लिए जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट के लिए। तो प्रिंसिपल अमाउंट 5 लाख था, 5 लाख आपका चला गया, उसका ऊपर में आपको जितना भी रेस्ट रह जाता है उसका ऊपर में आपको इंटरेस्ट बेयर करना है। आपने इसका 12% निकाल दिया, ये हो गया आपका 48,000 48,000 48,000, ठीक है। तो इन सबको आपको टोटल करना रहता है, आपने टोटल किया, रिड्यूसिंग बैलेंस में ये आपका 4 लाख, तो तो रिड्यूस का ये एवरी ईयर, ये उसमें तो रिड्यूस हुआ नहीं है उसका बाद में, तो ये आपका 1,84,000 में आ गया। 1,84,000 डिवाइडेड बाई 5 करना है, आपको निकलता है 36। 17-18 में 3 लाख क्यों नहीं हुआ, 17-18 में तो आपने पेमेंट किया ही नहीं था, आपने पेमेंट किया है 1/4/18 में पेमेंट किया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 36,800 हो गया। तो 36,800 ये आपको कब तक मिलेगा, अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स, 1 2 3 4 5 ईयर्स तक आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट क्यूमुलेटिवली मिल गया है। तो बाकी में आपको क्या चाहिए, अभी पोस्ट कंस्ट्रक्शन का आपको इंटरेस्ट चाहिए। यहाँ पे आपको 36,000 कैसे मिला, 4 लाख का पेमेंट में आपने 1/4/2018 में तो पेमेंट कर दिया है, ये अप टू 31 मार्च 2018 तक आपका 4 लाख था, आपने 1/4/2018 को 1 लाख फिर से पेमेंट कर दिया, वो रह गया 3 लाख। 3 लाख का आपको 12% कितना होता है, 36 फिर से रीपेमेंट किया होगा, तो आपका रिड्यूस हुआ है। फिर आपको ने
रीपेमेंट किया है तो रिड्यूस हुआ है। हाँ, इसमें कब आपने पेमेंट किया था? फाइनेंशियल ईयर 22-23 में। इसमें भी आपने 1 लाख पेमेंट किया होगा। फिर दूसरा वाला में आपने कितना पेमेंट किया? लास्ट वाला में 22-23 में 1 लाख पेमेंट किया है। तो सब में आपने 1-1 लाख पेमेंट करके आ रहा था, तो उसमें तो रिड्यूस होके आ गया आपका इंटरेस्ट। इन दोनों को टोटल करना है, जो आ गया क्या आपका? टोटल इंटरेस्ट आ गया। नाइनटीन 20 में तो पेमेंट नहीं किया है, इसमें तो आपको कुछ चेंज नहीं हुआ ना, इसीलिए ये तो आपका सेम ही रहेगा। ये भी सेम क्यों रहा? क्योंकि इसमें आपका रीपेमेंट कुछ हुआ ही नहीं था 1920 में, सेम रह गया। 21-20 में भी सेम रह गया। 22-23, 21-22 और 22-23 में आपका अलग रह गया। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी हम लोग वही काम करते हैं, ये वाला भी हम लोग करते हैं। चलिए, यहाँ पे क्या है आपका? 1/1/2017 है। 1/1/2017 है। मिस्टर फंतुष ने बोरो किया है 5 लाख एट 10% पर एनम। वो हो गया आपका कितना? 50,000 हो गया। तो पहले आपको स्टेट बैंक से लिया है रीपेमेंट इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, मतलब आपको कितना में करना पड़ेगा? 2.5 में उसको डिवाइड करना है। मतलब क्या है? 1/4/22 और 31 मार्च 2026 में आपको पेमेंट करना है दो। तो उन दोनों को अगर आप पेमेंट करता है, रीपेमेंट आप इक्वल इंस्टॉलमेंट करने से इधर पे कितना देना पड़ेगा आपको? 2.5, और इधर पे आपको कितना देना पड़ेगा? 2.5 देना है। तो चलिए, आपने वर्क कंप्लीशन कब किया है? 17/6/2020 को पेमेंट किया है। फिर उन्होंने देखा कि अरे मुझे पेमेंट करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, तो फ्रेंड से पेमेंट लोन लिया है 8% में, और 1/4/22 का रीपेमेंट कर दिया है। ठीक है, तो अभी मुझे क्या चाहिए? अभी प्री कंस्ट्रक्शन इसमें भी चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का पहले का लोन है कि नहीं? यहाँ पे कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, लोन आपने पहले ले लिया है, तो प्री कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ये हम मान रहे हैं कि यहाँ पे अगर आपको कंस्ट्रक्शन का डेट नहीं दिया है, हम लोग को कंडीशन क्या था कि डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन और डेट ऑफ लोन विच एवर इज लेटर। तो यहाँ पे अगर डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग इसी को लेके चलेगा। तो हम लोग का प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब से शुरू होगा? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड शुरू होगा आपका 1/1/2017। टू कब से स्टार्ट होगा, कहां पे जाके खत्म होगा? उसका पहले का 31 मार्च कौन सा है? टू 31 मार्च 2020। ठीक है, तो आपको यहां पे कौन कौन सा ईयर गिर रहा है? चलिए, आप लोग एक बार बताइएगा मुझे। अभी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है आपका कब से था? 1/1/2017 टू आपका क्या है? 31 मार्च था क्या? 31 मार्च 2020। ठीक है, आप लोग हेल्प करिएगा। तो फिर यहाँ पे क्या है? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का भी हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लीजिए। आपका स्टार्ट कब से हो रहा है? 2017-18। ठीक है, फिर आपका आएगा 2018-19, 19-20, इसमें ही खत्म। 19-20 में क्यों खत्म है? क्योंकि आपका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2020 में खत्म हो रहा है, जो कि गिरता है आपका 19-20 का फाइनेंशियल ईयर में। यहाँ पे आपने लोन लिया था कब? 5 लाख का लोन एट 10% इंटरेस्ट ऑफ पर एनम। आपने उसको कितना महीना यूज किया है? कैसे हो गया? पूरा जनवरी गया, फेब्रुवरी गया, मार्च गया, तो ये कितना महीना हुआ आपका? 3 मंथ्स। तो ये आपको कितना महीने के लिए आपको निकालना है? 3/12। ये आपका कितना आएगा?
5 लाख का 10% इज 50,000. 50,000 इंटू 3 इज 1,50,000. 1,50,000 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 12,500. ठीक है, गलत है. फिर से आपको देखना है कि 2018-19 में मैंने कुछ पेमेंट किया था क्या? नहीं पेमेंट किया है. तो आप लोग को क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हम नहीं देख रहा है. ठीक है, यहाँ पे भी आपको 10% करना था. ये भी पूरा साल के लिए लग रहा है. तो ये पूरा साल के लिए लग रहा है. ये कितना हो जाएगा आपका? 50,000. इसमें भी सेम ही होगा. तो यहाँ पे भी आपका 50,000. ठीक है. तो फिर से अभी आप लोग कहाँ पे आ जाइए, आप लोग अपना इसमें आ जाइए. चलिए, यहाँ पे अभी हम लोग 2020 यहाँ तक हम लोग सेटल करके रखा हुआ है. 2020 तक हम लोग प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड खत्म हो गया. अभी हम लोग को कहाँ पे आना है? पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड में आना है. पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड में लेकिन हमने पेमेंट कब किया था? 1/4/2022 को पेमेंट किया है. उसका आगे में पेमेंट किया है क्या? नहीं किया है. चलिए, तो यहाँ पे अगर आ जाता है आप लोग, यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है? यहाँ पे 1/12/500. ठीक है, 1/12/500 को आपको इंटरेस्ट में कितना मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, क्योंकि 5 में आपको डिवाइड करना है. पर ईयर आपको कितना मिलेगा? 112,500 डिवाइडेड बाई 5 करना है. तो आपको एवरी ईयर कितना मिलेगा? डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 22,500 मिल गया. तो फिर बाद में आपका पास अभी क्या आ रहा है? प्री कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया, आपका आ गया पोस्ट कंस्ट्रक्शन. पोस्ट कंस्ट्रक्शन आपका शुरू हो रहा है कब से? 2020-21. फिर आपको 21-22. फिर आपका 22-23 था क्या? आपको क्वेश्चन में आपका क्या था? आपको कौन सा साल तक खरीद मतलब निकालना था? 26 तक. 26 तक तो आपने 26 को पेमेंट किया होगा, लेकिन आपको इंटरेस्ट कहाँ तक निकालना है? आपको इंटरेस्ट कहाँ तक निकालना है? फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24. तो मतलब आपको निकालना है 22-23. तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया आपका? 22-23 होगा. करेक्ट है, 22-23 ही निकालना है. तो अभी हम लोग 22-23 से ये रह रहे हैं. तो यहाँ पे आपको देखना है कि 21-22 में आपने कुछ रीपेमेंट किया है क्या? 20-21 में कौन सा डेट में आपने रीपेमेंट किया है? नहीं किया है. तो आपका लोन कितना ही रह गया? अभी 5 लाख ही रह गया. तो 5 लाख का यहाँ पे भी आपको इंटरेस्ट कितना लग रहा है? 10% लग रहा है पूरा साल का. तो ये हो गया आपका 50,000. फिर नेक्स्ट ईयर 21-22 में आपने कुछ पेमेंट किया है? 21-22 में कुछ नहीं किया. आपने पेमेंट कब किया है? 22-23 में पेमेंट किया है. चलिए, आपने 21-22 में कुछ पेमेंट नहीं किया है. तो ये आ गया आपका 50,000. आपने पेमेंट कब किया है? 22-23 में. लेकिन आपने पेमेंट कब कितना किया है? हाफ. आपको कितना करना चाहिए था? हाफ करना चाहिए था इक्वल इंस्टॉलमेंट में. 5 लाख को आपको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करना था. एक इक्वल इंस्टॉलमेंट कब देना था आपको? 1/4/2022 और एक देना था 1/4/2026. तो 22 में आपको देना था 2,50,000. तो 2,50,000 अगर आपने पेमेंट कर दिया तो आपका पास आउटस्टैंडिंग कितना है? 2,50,000. 2,50,000 में आपको इंटरेस्ट कितना देना है? 10% देना है. लेकिन आपने इस 2,50,000 को रीपेमेंट करने के लिए आपने तो अपना फ्रेंड से भी पैसा लिया है. कितना लिया है? 3,50,000 लिया था. 3,50,000 एट 8% इंटरेस्ट. तो इन दोनों का आपको इंटरेस्ट निकालिए. ये कितना होगा? ये 25,000 होगा. ये कितना होगा आपका? 3.5. 3,50,000 इंटू 8% इज
28,000, तो ये कितना हो गया आपका टोटल 25 प्लस 28 इज इक्वल टू 56, ठीक है। 53 आ रहा है, 28 प्लस 53, करेक्ट, हमें गलत कर रहे हैं, ठीक है। 28 प्लस 25 इज इक्वल टू 53, प्लस आपको इस साल में ये भी तो मिलेगा, ये तो आपको कौन सा साल का निकालना था, 22 23 का निकालना था, तो 22 23 में मुझे इतना ही मिलेगा। ये क्या है, पोस्ट कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट इतना है, प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट को भी इंक्लूड करना है, मुझे कितना मिलेगा 22,500, तो 22,500 प्लस 75, यही निकलना चाहिए आपको। यहां पे कितना निकल रहा है आपका 77 निकल रहा है। अभी 77 कैसे निकल सकता है, अगर यहाँ पे अगर हम लोग पकड़ते हैं 5 लाख में अगर उन्होंने 3.5 लाख ही पेमेंट कर दिया, अगर मान लेता है, तब भी आपका निकलेगा कितना 15, तो यहाँ पे अगर आपने 10% यहाँ पे भी दे रहा है, 15,000 में भी अगर हम लोग पकड़ रहे हैं इसको, यहाँ पे 15,000, ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि ये तो चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे हम लोग खाली ओनली यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं कि हाफ इक्वल इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना था, तो 2,50,000 का जगह में हम लोग दिखा दे रहे हैं 3.5 लाख को ही पेमेंट कर दिया। तो अगर 3.5 लाख पेमेंट कर देता है, उनका हाथ में कितना रह जाता है 1,50,000 आउट ऑफ 5 लाख। नहीं, आपने 3.5 लाख तो पेमेंट कर दिया ना, लोन लेके आपने पेमेंट कर दिया, आपका पास कितना रह जाएगा 1.5 लाख। 1.5 लाख का 10% इज 15,000, ये तो कांस्टेंट, ये तो सेम ही रहेगा। ये आपका कितना हो गया 28,000, 15 प्लस 28 इज कितना होता है आपका 43, तो 43 प्लस 22 कितना होगा आपका 65,500, 22,500 ये इधर से आया और ये आपका 43,000 आया। ये तो आपको 77 तो कभी गलती से भी नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये जो आपका एग्जांपल था कि गलत होता है कि नहीं, ठीक है। प्रॉब्लम है यहाँ पे किसी को, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज को हाउस प्रॉपर्टी खत्म करना है। चलिए ये आप लोग अभी क्वेश्चन निकाल लीजिए, आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, हम लोग आंसर निकालेंगे, ठीक है। इलास्ट्रेशन नंबर 49 ही कंटिन्यू करते हैं अभी। इलास्ट्रेशन 49 में क्या है, राजेश ओन्स 2 हाउस प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल में आपका एग्जाम में भी ऐसे ही आएगा कि 2 हाउस प्रॉपर्टी है, कौन सा बेटर होगा ये आपको कंप्यूट करके निकालना। यहाँ पे आपको इजीली दे दिया कि 2 हाउस प्रॉपर्टी, एग्जाम्पल में हमको 4 हाउस प्रॉपर्टी दे सकते हैं, 3 दे भी सकते हैं, लेकिन बेसिक आपको आइडिया यहीं से आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन है, राजेश है, राजेश का पास क्या है 2 हाउस प्रॉपर्टी है, और बोथ ऑफ विच आर लेट आउट, उन्होंने लेट आउट करके रखा हुआ है, रेंट आउट करके रखा हुआ है, मतलब दोनों से ही उनका इनकम आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। वो कहाँ पे है, गया में है और एक मुंबई में है, तो कहाँ पे सिचुएट करता है उससे मेरा कोई डिपेंडेंट नहीं है। तो वहां पे क्या है, म्यूनिसिपल वैल्यू निकाला हुआ है, एफआर निकाला हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट निकाला हुआ है, ठीक है। तो मुझे अभी पहले क्या निकालना पड़ेगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जीएवी निकालना पड़ेगा। तो जीएवी निकालने के लिए पहले मुझे क्या चाहिए, जीएमबी और फेयर रेंट विच एवर इज हायर। तो यहाँ पे हायर कौन है 1 लाख, लेकिन सब्जेक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 90,000। स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीवेबल विच एवर इज हायर, तो ये हो गया आपका एक्चुअल रेंट। लेकिन एक्चुअल रेंट आपको कितना चाहिए था, 1 लाख मिलना चाहिए था, लेकिन 1 लाख में से भी आपको अनरियलाइज रेंट कितना है
8,000, तो आपका भी एक्चुअल रेंट रिसीवेबल कितना हो जाएगा 92,000, तब भी तो मेरा ज़्यादा ही है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा एक्चुअल रेंट अभी मेरा 92,000 बोल के ही चलेंगे। इसमें प्रॉब्लम है आप लोगों को? ठीक है, सेम चीज़ आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, फिर म्यूनिसिपल टैक्स आपको कितना लग रहा है 10%, फायर इंश्योरेंस आपने 2000 करके आया है, रिपेयर्स आपका अलग से नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन आपका कितना है 12% दिया हुआ है। ये सब चीज़ क्या है आप लोग का डिडक्शन मिलेगा, इसका भी आपको डिडक्शन मिल रहा है, इसका भी आपको डिडक्शन मिल गया। अदर इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है, लोन टेकन फॉर इंस्ट्रक्शन इज स्टिल अनपेड, लेकिन यहाँ पे क्या है, अभी हम लोग ने क्या देखा था कि इंटरेस्ट में अगर आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन चाहिए, इंटरेस्ट का आपने अगर पेमेंट किया हो ना किया हो आपको डिडक्शन मिल जाता है, लेकिन म्यूनिसिपल टैक्स का आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो फिर बाद में आ गया कि हाँ क्लेम कर सकता है, लेकिन वो कंडीशन है कि आपको पेमेंट करना ही रहेगा, अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट आपका ऊपर में ड्यू हो गया है, आपने पेमेंट नहीं किया है, तब भी आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। इसका सब्जेक्ट टू पेमेंट है, नॉट सब्जेक्टेड टू पेमेंट। ठीक, म्यूनिसिपल टैक्स ऑफ हाउस वन इज स्टिल अनपेड, मतलब इनका डिडक्शन नहीं मिलेगा। H2 में हाफ इज पेड बाय टेनेंट, इस वाला में म्यूनिसिपल टैक्स का हाफ मतलब 500 रुपया किसने दे दिया, टेनेंट ने दे दिया, तो इसका भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये आपको म्यूनिसिपल टैक्स का जो भी आप लोगों का सेक्शन था वहां पे ऊपर वाला में टैक्स में उधर पे लिखा हुआ कंडीशंस। ठीक है, तो ये पहला वाला तो 92,000, इसमें प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। 1 लाख से आपको 8,000 माइनस के अनरियलाइज रेंट, वो आपका 92,000 हो गया, तो ये भी मेरा कितना निकला 92,000। लेकिन आपको यहाँ पे देखना है कि म्यूनिसिपल टैक्स में आपका कितना था, म्यूनिसिपल वैल्यू का 10% आपको पेमेंट करना था, लेकिन यहाँ पे आपको म्यूनिसिपल टैक्स का डिडक्शन क्यों नहीं मिला? आपको तो म्यूनिसिपल टैक्स का डिडक्शन मिलना चाहिए। पहला वाला में क्या हुआ है, आपको 10% देना चाहिए था। 10% ऑफ व्हाट, म्यूनिसिपल वैल्यू। म्यूनिसिपल वैल्यू जहाँ पे आपका 1 लाख था, 1 लाख का 10% इज 10,000, तो यहाँ पे तो आपको डिडक्शन मिलना चाहिए था, क्यों नहीं मिला? आप लोग का पास, आप लोग अगर आगे का पेजेस में जाएगा, आप लोग को म्यूनिसिपल टैक्स का एक पोर्शन मिलेगा बुक में टैक्स का, आप लोग वहां पे आइए चेक करिए, वहां पे सम कंडीशंस आप लोग को क्या हुआ है दिया हुआ है, वो आप लोग बताइए मुझे। 3-4 कंडीशंस दिया हुआ होगा, मिल रहा है आपको? हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे ये तो आपका जो ज्यादा ही आप भी, हम लोग है पे इलस्ट्रेशन नंबर 49 में थे। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन ये आ गया आपका, ये आपका कंडीशन है। ठीक है, आप पेज नंबर बताइए तो। 173, अभी हम लोग है पेज नंबर 179 पे। ठीक है, तो हम लोग पेज नंबर 173 में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को देखिए तो आप लोग का कंडीशंस क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे 3 कंडीशंस दिया हुआ है कि इट शुड बी एक्चुअली पेड, आपने पेमेंट नहीं किया है तो नहीं मिला। इट मस्ट बी पेड बाय एसएससी, जो सेकंड वाला H2 में आपने क्या किया था, आपका टेनेंट ने आपका बिहाफ में आपने पेमेंट कर दिया, तो इट ये सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, तो डिडक्शन नहीं मिला। इट मस्ट बी रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर ऑन एनी प्रीसीडिंग ईयर, पुराना साल का भी हो सकता है, लेकिन वो आपने पेमेंट करना पड़ेगा, जिस साल में आपने पेमेंट करेगा उसी साल में आपको डिडक्शन
मिल जाएगा, पुराना साल का भी मिल सकता है। हम्म, मिल सकता है, मिलता है। आप लोग ने अगर पेमेंट करके रखा हुआ है और साथ में आप लोग का हाउस प्रॉपर्टी में, अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करके रखा अपने इनकम टैक्स रिटर्न में कि मेरा हाउस प्रॉपर्टी है, तब जाके मिलेगा आपको। हाँ, देखिए ये प्रॉपर्टी अभी आपका पेरेंट्स है कि नहीं अभी? हाँ, अभी भी। तो ठीक है, दोनों जन का नाम पे है, तो अगर आपका कोई भी अगर पकड़ लीजिए, एक सर्टिफिकेट निकलता है आप लोग का, लीगल है सर्टिफिकेट। लीगल सर्टिफिकेट में अगर आप लोग का ओनरशिप दिया हुआ है कि 50% इज योर मदर, नेक्स्ट 50% इज उनका बेटा बेटी, बाकी सब में अगर उनका परसेंटेज वाइज दिया हुआ है, तो उस हाउस प्रॉपर्टी को आप लोग डिवाइड कर लीजिए, को ओनरशिप जैसे आता है। हाँ, आप लोग का किसी किसी में परसेंटेज भी रहता है, आप लोग का इसमें नहीं है। नहीं है तो अगर आप लोग का नाम है कि नहीं उसमें, तो आप लोग भी डिवाइड कर लीजिए। नहीं तो आप लोग अगर ज़्यादा ही बेनिफिट रहता है तो आप लोग एक डीड बनाइए, हाँ डीड बना के आप लोग कर दीजिए। नहीं करना चाहिए तब, कर सकता है, वैसा बात नहीं कि नेसेसिटी नहीं है कि वो आपका नाम पे ही रहना चाहिए। वो अगर आपका पेरेंट्स का नाम पे है और पेरेंट्स ने आपको दे दिया है कि ये चीज़ मेरा बच्चा लोग को जाएगा, बा मेरा नीचे में जो भी इंसान आएगा डिसेंडेंट्स लोग को चला जाएगा। हम्म, तो अभी आप ले सकते हैं, अभी भी आप ले सकते हैं। हाँ, एक ही बार में ले सकता है, लेकिन आपको इन दी ईयर जब भी जो साल में आपने पेमेंट किया है, आपने पुराना साल में ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है। लेकिन यहाँ पे क्या था कि जब आप पेमेंट करेगा, पुराना साल 15 साल का है, आपने पेमेंट नहीं किया, उसको क्यूमुलेट करके एक ही साल में पेमेंट कर दिया है, तब जाके मिलेगा। आप पुराना साल में पेमेंट कर दिया है तो नहीं मिलेगा। अगर पुराना साल का पेमेंट आज को कर रहा है, करंट ईयर का मिलेगा, करंट ईयर में मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को 92,000 में। ये म्यूनिसिपल टैक्स क्यों नहीं मिला ये भी पता चल गया। तो फिर उसका बाद में आ गया आपका नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू में आप उसका बाद में आपको क्या मिलता है, दो टाइप का डिडक्शन मिलता है। पहला हो गया 30% ऑफ एनएवी। एन सिंस योर एनएवी इज 92,000, आपका 30% कितना हो गया, 27,600 हो गया, इसमें इशू नहीं है। फिर आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड लोन। इंटरेस्ट ऑन बोरोड लोन का इंटरेस्ट मिलता है। तो इसमें आपको क्या नहीं मिला, इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस आपने किया है उसका बेनिफिट नहीं मिला है। ठीक है, तो ये अगर आपका टाउन कमेटी हो, म्यूनिसिपल टैक्स हो, कोई भी नाम पे हो, लोकल अथॉरिटी का टैक्स अगर होता है तो ये आपको डिडक्शंस मिल सकता है। वो कौन मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा जिसका, तो फायर इंश्योरेंस आपने किया था उसका डिडक्शंस नहीं मिला, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा। तो टोटल किया आपने 92,000 से आपने इसको माइनस कर दिया, जो भी निकला वो क्या हो गया आपका, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1। हाउस प्रॉपर्टी 2 में भी आपको निकालना था, ये कितना निकल रहा है आपका, 2 लाख। अभी 2 लाख निकला कैसे है, सेम चीज यहाँ पे आपको करना है, आपका ग्रॉस म्यूनिसिपलिटी वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, वो है आपका 2,10,000। 2,10,000 में से भी फिर आपको इसको करना है विच एवर इज लोअर सब्जेक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट। तो फिर यहाँ पे इन दोनों में से भी विच एवर इज हायर, यहाँ पे आपको कितना मिलना चाहिए, 1,80,000। 1,80,000 माइनस 2,000, आपको कितना मिलना चाहिए, 178,000। 178,000 वर्सेस 2 लाख विच एवर इज हायर, तो आपका क्या आ जाएगा, 2 लाख आपका जीएवी आ गया। ठीक है, तो आपका जीएवी 2 लाख आया। म्यूनिसिपल टैक्स आपको, आपने पेमेंट कितना किया था, यहाँ पे आपको दिखा रहा था 1,000, लेकिन उसका 50% इज पेड बाय योरसेल्फ, तो आपको इतना का ही डिडक्शन मिला। फिर बाकी डिडक्शन आपका इसका 30%, और बाकी आपका इंटरेस्ट ऑन लोन आपने क्या किया था,
यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं था। पहले वाला में इंटरेस्ट ऑन लोन आपने पेमेंट नहीं भी किया है तब भी आपको मिल गया है, इसमें आपने इंटरेस्ट ऑन लोन है भी नहीं तब भी मिल गया। यहाँ पे आपको पेमेंट करो ना करो ये फ्री में मिलेगा। तो यहाँ पे आपको अल्टीमेटली इसका माइनस कर दिया, जो भी रह गया ये क्या हो गया आपका, इन दोनों को निकाला, ये हो गया आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसका भी एडिशन में आपको देखना पड़ेगा कि आपको अभी डिसाइड करना है। आपने H1 और H2 दोनों का आपने क्या निकाला, एनुअल वैल्यू निकाल दिया, इनकम कितना होगा ये निकाल दिया। तो लेकिन बाय लॉ आपको क्या बोल रहा है कि एनी पर्सन कैन सेल्फ ऑक्यूपाई अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 2 हाउसेस। तो अगर आपको पास पकड़ लीजिए ये 2 हाउस है, पहले वाला साल में, उसका आगे वाला साल में क्या था कि एनी पर्सन कैन सेल्फ ऑक्यूपाई ए मैक्सिमम ऑफ 1 हाउस प्रॉपर्टी, और एक हाउस प्रॉपर्टी को, अगर उनका पास 2 हाउस प्रॉपर्टी है, उनको एक हाउस प्रॉपर्टी को क्या करना पड़ेगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखाना ही पड़ेगा। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा दिया इन्होंने। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखाना है। तो आप कौन सा घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखाएगा, जिसमें ज्यादा इनकम हो, करेक्ट, क्योंकि ज्यादा इनकम होगा आप उसको सेल्फ ऑक्यूपाई कर दिया, तो इसका जीएवी क्या होगा, सेल्फ ऑक्यूपाई करने से नील हो जाएगा। तो आपको इतना का ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, तो टैक्स तो इसका ऊपर कम देना पड़ेगा, तो आप जो कम आएगा उसको लेट आउट कर देगा, बाकी सबको सेल्फ ऑक्यूपाई करना है। सेम चीज ही यहीं पे रहेगा। आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को आपको, अगर आपका पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड है पार्टली वैकेंट है, उसको आपको क्या करना है, सेल्फ ऑक्यूपाइड बोल के ही ट्रीट करना है। पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड है पार्टली लेट आउट है, तो आप उसको क्या करना है, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड और पार्टली लेट आउट दोनों को अलग अलग करना है। जैसे आपका हाउस प्रॉपर्टी था, उस एक हाउस प्रॉपर्टी को आपने क्या कर दिया, सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखाया, और एक हाउस प्रॉपर्टी को आपने लेट आउट दिखाया। सेम हाउस बिल्डिंग है, उसका 50% ऑक्यूपाइड है और 50% लेट आउट है, तो उसको आपको अलग अलग करके ही दिखाना है। यहाँ पे पहले वाला में क्या था, वैकेंट था, खाली था, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड तो था, तो इसीलिए उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड बोल के ही ट्रीट किया गया है। इस वाला में पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर द एक्सटेंट फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन, उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड ही रखो। जितना आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड करके रखा है उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड बोल के ही, उसका जीएवी नील बोल के ही रखना है। बाकी जो यूज फॉर बिजनेस पर्पस है उसको अलग से दिखाना है, ठीक है। सेल्फ ऑक्यूपाइड टू द एक्सटेंट यूज फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन, उसका मतलब कि बाकी सब अलग से दिखाना है, लेट आउट करके दिखाना पड़ेगा। चलिए, ये वाला भी हम लोग ने डिस्कस कर लिया था कि अगर आपका प्रॉपर्टी क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होगा, तब आपको इंटरेस्ट ऑन लोन में क्या होगा, एक लिमिट रहता है। वो लिमिट क्या है कि 2 लाख और 30,000 का एक लिमिट रहता है। डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज कैन नॉट एक्सीड 2 लाख। अगर लेट आउट करके रखा हुआ आप अपना प्रॉपर्टी में, उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर आपने लोन लेके रखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन लेके रखा हुआ, आपने लोन लेके रखा हुआ है, उसका ऊपर में क्या गिर रहा है, आपका इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन आप कौन है, आपका प्रॉपर्टी कैसा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। आपका प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, आपने उस प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया है, लोन लेके आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन तब जाके आपको क्या मिलेगा, आपको एक लिमिट मिलेगा कि आपको 2 लाख से ज्यादा आपको इंटरेस्ट क्लेम नहीं करना है। सेम चीज यहाँ पे अगर आपका प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी है या रेंटेड प्रॉपर्टी है, उसके अगेंस्ट में आपने लोन लिया है, लोन का ऊपर आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ रहा है, तब जाके आपको ये 2 लाख का लिमिट नहीं फॉलो करना है।
आपको पूरा का मिलेगा। नहीं आप सेल्फ ऑक्युपाइड दिखाइए, आपको तो कुछ इनकम ही नहीं दिखाना है, ऊपर से आपको अगर आपने इंटरेस्ट लेके रखा हुआ है, आपने आपको जो हमने बोला आपने क्या किया, फ्लैट लेके रखा हुआ है, ठीक है, उस फ्लैट का कोई एक एनुअल वैल्यू निकलेगा, आप, लेकिन आपको अगर सेल्फ ऑक्युपाइड दिखा दिया तो आपका एनुअल वैल्यू क्या हो गया, आपका नील हो गया। नील में लेकिन आपको क्या चीज मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन किसका मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन का मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, और आपको 30% डिडक्शन क्यों नहीं मिल रहा है, 30% डिडक्शन इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि 30% डिडक्शन कब मिलता है आपको, एनएवी का 30%। सिंस योर एनएवी इज नील तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन अलग से नहीं मिल रहा है, आपको मिलेगा क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन अभी अगर आपने इस फ्लैट के लिए अगर लोन लेके रखा हुआ है तब आपको मिलेगा मैक्सिमम ऑफ 2 लाख। तो आप ऐसा करके देना पड़ेगा कि जाते आपका इंटरेस्ट आपका पर ईयर 2 लाख से कम आए। अगर ज़्यादा आ गया तो आप बेनिफिट कितना तक की ले सकेगा, 2 लाख तक, उससे ज़्यादा नहीं ले सकेगा। अगर आपने फॉर परचेज फॉर कंस्ट्रक्शन लोन लेके रखा हुआ है तो आपको 2 लाख तक का बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने रेनोवेशन रिपेयर करने के लिए कुछ मॉडिफिकेशन करने के लिए लोन लेके रखा हुआ है तो आपको 30,000 तक का ही मिलेगा। यहाँ पे क्या बोल के रखा है, अगर लोन इज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑन और आफ्टर, आपने लोन कब का लिया है, 2019 का 1999 का बाद में लोन लेके रखा हुआ है और उसको 5 साल का अंदर अंदर खत्म करना पड़ेगा, और तब आप उसको किस काम के लिए यूज करना पड़ेगा, एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन के लिए करना पड़ेगा, तब जाके आपको 2 लाख का ही बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज बाकी सब में आपको कितना मिलेगा, कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे फिर से देख लीजिए, सेल्फ ओक्युपाइड प्रॉपर्टी है, लोन कब लिया है आपने, 1/4/2019 का बाद में लिया है, 99 का बाद में लिया है, किस लिए लिया था आपने, कंस्ट्रक्शन और परचेज, तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा 2 लाख का। सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, 1999 का बाद में लिया है, रिपेयर्स के लिए लिया है, तब भी आपको 30,000 का ही मिलेगा। बिफोर ले लिया, बिफोर 99, ये तो बोल रहा था कि आपको 99 का पहले का ही बोल रहा था, ये आफ्टर का बाद का था, तो अगर आपने उसका पहले का ले लिया क्या होगा, एनी अदर केसेस में आपको 30,000 का ही बेनिफिट मिलेगा। हम्म, हाँ, हम्म हम्म, इसमें फायदा नहीं है आपका, इसीलिए ना आप लोग को दिया है कि अगर आपका ओनली सैलरीड बेनिफिट है, अगर आप ओनली सैलरीड पर्सन है और आपका दूसरा कहीं से इनकम नहीं है, तभी जाके आपको बेनिफिशियल है न्यू रिजिम, अदरवाइज आपका नहीं है। अगर आपका अगर इनकम 7 लाख से मार्जिनली भी ज़्यादा हो गया, बस 7.5 लाख से, 7.5 लाख क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि 7.5 लाख में से भी आपको कितना मिलेगा, 50,000 का डिडक्शन एक दे रहा था, जो पहले लास्ट ईयर न्यू रिजिम में नहीं मिल रहा था, स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं था, इस साल में खाली स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया, तो यहाँ पे आपको कितना मिल गया, 7 लाख। तो 7 लाख के ऊपर आपको रिबेट तो मिल जा रहा है 25,000 का, तो इसमें आपको कोई टैक्स नहीं दे रहा है। लेकिन अगर आपका इनकम 5.5 लाख से 7.5 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा है तो आपका न्यू रिजिम बर्बाद। ठीक है, ये हो गया आपका। तो अभी अगर आप लोग को देखना है, आप लोग क्या करिए, लास्ट का इलस्ट्रेशन नंबर कितना है आपको इस बुक का, इस चैप्टर का, 62 है। चलिए ये वाला करिए, तो इलस्ट्रेशन नंबर 53,
आप लोग बुक को लीजिए, इलस्ट्रेशन नंबर 53, पेज नंबर 185। ठीक है, इलस्ट्रेशन 53 में क्या बोला है कि आपको कंप्यूट करना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ श्री, जिनका पास क्या है, 4 हाउस प्रॉपर्टी है। हाउस प्रॉपर्टी कहाँ पे है? मुंबई, अबू, कोलकाता, हैदराबाद में है। लेकिन 3 हाउस प्रॉपर्टी को क्या दिखा रहा है उन्होंने? सेल्फ ऑक्युपाइड। लेकिन अभी लॉ का हिसाब से आपको कितना हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड दिखा सकते हैं? 2 दिखा सकता है। तो किसी एक को तो लेट आउट दिखाना ही पड़ेगा। और एक हाउस प्रॉपर्टी क्या है, ओन बिजनेस के लिए उन्होंने यूज करके रखा हुआ है। तो आपका जीएमबी दे के रखा हुआ 3273। ठीक है, तो पहले आपको क्या निकालना है? जीएबी निकालना है। तो जीएबी पहला वाला हाउस प्रॉपर्टी पकड़ लीजिए। तो पहला वाला हाउस प्रॉपर्टी में 3 लाख है। सेल्फ ऑक्युपाइड होने से आपका कितना ही निकलेगा? सेल्फ ऑक्युपाइड होने से क्या निकलेगा आपका? जीएबी नील निकालना चाहिए। लेकिन पहले आप क्या करेगा, कॉम्बिनेशन अलग से बनेगा कि उसको हम लोग मानेगा कि वो लेट आउट किया हुआ है। ठीक है, जैसे आपका इस वाला ऑप्शन में देखिए कि हाउस प्रॉपर्टी 1 को क्या मान रहा है? लेट आउट बोल के मान रहा है। ठीक है, तो हम लोग पहले लेट आउट बोल के उसको मान लेते हैं। हाउस प्रॉपर्टी 1 को लेट आउट अगर लेता है तो अभी हम लोग को क्या मिलेगा? जीएवी क्या होना चाहिए? जीएमवी और एफआर विच एवर इज हायर 3 लाख होता है। 3 लाख वर्सेस स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, तो 3 लाख ही होगा। 3 लाख वर्सेस बाकी कुछ है मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा है। तो ग्राउंड रेंट उससे तो मतलब ही नहीं है हम लोग को, रिपेयर्स मतलब नहीं है, लैंड रेवेन्यू मतलब नहीं है। तो आपका अभी जीएमवी कितना हो गया? जीएवी 3 लाख हो गया। 3 लाख हो गया, फिर उसका बाद में आपने म्यूनिसिपल टैक्स कितना पेमेंट कर रहा है? 15%। 3 लाख का 15% इज 45,000। नेट एसेट वैल्यू कितना निकला आपका? 255,000। ठीक है, 255,000 निकला। फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको कितना मिलेगा? 30%। इसका 30% निकाला। फिर आपको इंटरेस्ट ऑन लोन आपने पेमेंट कर दिया है 40,000 का, तो आपको इतना का डिडक्शन मिला। तो फिर आपको टोटल आपका इनकम कितना हुआ? 3 लाख में से 255 में से आपने माइनस कर दिया इन दोनों को, अल्टीमेटली आपका निकला कितना? 138 निकला है। ठीक है, ये किसका निकला था? H1 को हम लोग लेट आउट माना बोल के। ठीक है, तो अभी हम लोग किसको लेट आउट बोल के मानेंगे? H2 को लेट आउट मानिए। पहले हम लोग लेट आउट निकाल लेते हैं। क्यों लेट आउट निकाल रहे हैं? क्योंकि जिसका ज्यादा वैल्यू निकलेगा उसको हम लोग क्या मानेंगे? सेल्फ ऑक्युपाइड मानेंगे। तो पहले हम लोग को लेट आउट निकालना है। ठीक है, तो सेकंड वाला में क्या निकलेगा आपका? यहां पे हायर कौन सा है? जीएमवी और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, तो दोनों ही दो सेम है, तो 2 लाख हो गया। सब्जेक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट, वो कौन सा होगा? विच एवर इज लोअर, कौन सा कितना होगा आपका? 2 लाख होगा। तो आपका जीएवी कितना हो गया? 2 लाख हो गया। ठीक है, H2 में। फिर उसका बाद में आपको टैक्स कितना देना पड़ रहा है? सब में ही 15% देना पड़ रहा था। तो 2 लाख का 15% कितना हो गया? 30,000। आपको मिला कितना नेट रेंट वैल्यू? 170। 170 का 30% आपने माइनस कर दिया, स्टैंडर्ड डिडक्शन 51,000 माइनस कर दिया। फिर आपको माइनस करना था इंटरेस्ट ऑन लोन। आपने लोन पेमेंट कितना किया था? इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे कितना दिया हुआ है? यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन H2 था ना, तो H2 में अगर 10,000 दिया तो यहाँ पे 1 लाख कहाँ से निकला है? इंटरेस्ट ऑन लोन, लैंड रेवेन्यू, रिपेयर्स इतना है, नील इतना है, 10,000 कहाँ से निकला? तो 10,000 होना नहीं चाहिए आपका। इंटरेस्ट ऑन लोन 1 लाख कहाँ से निकल सकता है आपका? बुक में दिया हुआ है क्या 1 लाख? हम्म, नहीं नहीं नहीं, पहले आपको उसमें आइए, सॉल्यूशन में नहीं आके, सॉल्यूशन में तो नहीं है। तो यहाँ पे आइदर प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, नहीं तो 10,000 तो हो नहीं सकता आपका। आप अगर देखिए यहाँ पे आपको कितना निकल रहा था? 170 निकल रहा है, वहां से आपको 51,000 आपने माइनस कर दिया। फिर आपको माइनस करना कितना है? ये तो कोई भी तरह से नहीं निकल रहा आपका। ठीक है,
तो ये क्या होगा आपका आंसर में ही है, आपका क्वेश्चन में ही गलत है, ये आपको अगर 1 लाख पकड़ना पड़ेगा। हम्म, नहीं इसका तो अभी तो दूसरा कोई तो है ही नहीं। यहाँ पे जैसे आपको 40,000 मिला, यहाँ पे आपको जैसे 40,000 का डिडक्शन मिल रहा था, किस लिए मिला? क्योंकि आपने इंटरेस्ट ले लिया। लेकिन आपने लिया कब है? ये लोन आपने लिया कब था? 1/4/2000, 1/4/99 का पहले ले लिया था। हाँ, 1/4/99 में अगर लिया है, तब आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड होने से ही आपको कितना मिलना चाहिए था? लोन टेकन ऑन कौन सा है? हाँ, तो ये आपका कब लिया है आपने? 31 मार्च 1999 लिया है। तो 1999 का पहले अगर आपने लिया है, तब आपको डिडक्शन कितना मिलना चाहिए था? आइदर 30,000। ये 30,000 का लिमिट कब होता है? जब ये 99 का पहले है। लेकिन ये आपको कब मिलता है? सेल्फ ऑक्यूपाइड होने से। लेकिन हम लोग ने ये क्या लिया था? लेट आउट लिया था, तो इसीलिए मुझे कितना हो गया? 40,000 का मिल गया। लेट आउट होने से तो कोई लिमिट नहीं था, सेल्फ ऑक्यूपाइड होने से लिमिट था, तो इसीलिए मुझे 40,000 का डिडक्शन मिल गया। उसमें प्रॉब्लम है आपको? ठीक। तो H2 में लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखे कितना रखा आपका? 10,000। तो 10,000 नहीं है कि ये क्या होगा? 1 लाख होगा। ठीक है, अभी 1 लाख हो गया। अभी इस 1 लाख को मुझे डिडक्शन मिलेगा कि नहीं? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने बोला कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो लिया है मैंने, कब लिया है ये? बिफोर 1/4/1999। 1/4/1999 का पहले अगर लिया है, तो मुझे ये 1 लाख का डिडक्शन कब नहीं मिलना चाहिए? अगर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड होता। लेकिन अभी तो इस को हम लोग क्या करके मान रहे? लेट आउट बोल के मान रहे, तो ये फुल्ली डिडक्टेबल आइटम मिल हो जाएगा। तो 170 से 51 माइनस कर दिया आपने, 1 लाख को भी माइनस कर दिया, फिर आपको कितना मिलेगा? ये यहाँ पे 151 माइनस कर दिया, आपको कितना रहेगा? 19,000 रहेगी आपका। ठीक है, ये दो निकाल लिया हम लोग ने, H1 H2 कर दिया। अभी हम लोग को निकालना था H3 को लेट आउट कराना था। ठीक है, H3 को फिर से लेट आउट करिए, तो H3 को आपको कितना निकलेगा? खुद से करिए ये तो। 7 लाख 6 लाख, विच एवर इज हायर, 7 लाख ही हो गया। सब्जेक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट, ये भी 7 लाख ही है, तो ये 7 लाख हो गया। म्यूनिसिपल टैक्स 15% ही था, फिर वहाँ पे आपका 30% मिला। फिर यहाँ पे आपको डिडक्शन आपको चाहिए। डिडक्शन आपने लोन कब लिया है? आफ्टर 1/4/1999। तो यहाँ पे कोई लिमिट है क्या? 2 लाख का लिमिट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये लेट आउट प्रॉपर्टी है। तो लेट आउट प्रॉपर्टी में आपको फुल्ली डिडक्टेबल मिल गया, तो आपको 595 से आपको इसको 178 और 2,10,000 को माइनस करना है। आपका निकला कितना? 206,500 निकला है। ठीक है, 176 कैसे निकला ना? हाँ, वो उसमें आ रहा है। अभी हम लोग अभी लेट आउट में खत्म हो गया, लेट आउट खत्म हो गया। फिर अभी अगर आपने लेट आउट को खत्म कर दिया, तो आपका कॉम्बिनेशन ऑप्शन 1 में क्या था? ऑप्शन 1 में आपको H2 को क्या करना था? लेट आउट पकड़ना था। अगर आपने H2 को लेट आउट मान के चला हुआ है, तो H1 H3 क्या होगा आपका? सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा। और बिजनेस वाला तो बिजनेस में ही चला जाएगा, क्योंकि वो किसका पार्ट है? बिजनेस का पार्ट है। वो आपका PGPB में आएगा, हाउस प्रॉपर्टी में तो नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया आपका? H1 H3। H1 H3 को अगर आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लिया है, तो आपका ये नील हो जाएगा GAV, ये भी नील, सब कुछ नील। आपको क्या मिलेगा? ओनली इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलेगा।
इंटरेस्ट ऑन लोन में भी आपको फिर से कहाँ पे आना है, H1 H3 में आइए। इसमें कितना मिल रहा है, H1 में 40,000, इसमें आपको कितना मिल रहा है 10,000। लेकिन इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर लेता है तब आपको कितना मिल रहा है 2,50,000। इन दोनों को कंबाइन करने से आपको कितना मिल रहा है 2,50,000। लेकिन आपको कंडीशन क्या बोल के रखा है, इफ आपका घर सेल्फ ऑक्युपाइड हो तब आपको इंटरेस्ट ऑन लोन कितना का मिलेगा, 2 लाख का ही मिलेगा। तो यहाँ पे भी आपको कितना का बेनिफिट मिल रहा है, ओनली 2 लाख का मिल रहा है, ये नेगेटिव हो गया 2 लाख। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन कर लेने से आपका नेगेटिव ऑफ 1,81,000 निकल रहा है। फिर सेम चीज यहाँ पे भी आपको सेल्फ ऑक्युपाइड पढ़ने से 2 लाख का ही बेनिफिट मिलेगा। H1 H2 में आपको 30,000 क्यों मिला वो देखना है अभी। H1 H2 में क्या था, ये 1 लाख था और ये क्या था आपका 40,000, ये कितना हो गया 1,40,000। लेकिन ये चीज आप कब किया है 1499 का पहले लिया है। 1499 का पहले सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस में लिमिट कितना है 30,000, तो आपको लोन कितना का डिडक्शन मिलेगा 30,000 का ही डिडक्शन मिला। तो आपको 2,06,500 माइनस 30,000 कम्स आउट टू बी, ये कॉम्बिनेशन है ना आपका, इन दोनों को प्लस करिए ये निकलना चाहिए, इन दोनों को प्लस करिए ये कॉम्बिनेशन निकलना चाहिए, इन दोनों को प्लस करना चाहिए ये कॉम्बिनेशन निकलना चाहिए। ठीक है, तो अभी मेरे लिए बेनिफिशियल कौन सा है, हाँ हाँ, किन को अभी अगर हम लोग सेल्फ ऑक्युपाइड मानने से मेरा बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है, जिसमें मेरा नेगेटिव नहीं, इसको इसमें अगर इसको अगर हम लोग क्या कर लेता है, इसमें तो मुझे टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, टैक्स मुझे कम कहाँ पे देना पड़ेगा वो मुझे देखना है। अगर इस ऑप्शन को तो नहीं चूज कर सकता ना, इस ऑप्शन को अगर इसमें इनकम ज़्यादा निकल रहा है तो इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसमें इनकम ज़्यादा है तो इसको हम लोग क्या करेगा लेट आउट कर देगा, क्योंकि ये सेल लेट आउट क्यों करेगा, इसको लेट आउट करने से तो मुझे इनकम ज़्यादा देना पड़ेगा। इसमें इनकम ज़्यादा निकल रहा है, इसमें लॉस निकल रहा है, इसमें भी लॉस निकल रहा है। तो हम क्या चूज करेगा कि हम इसको सेल्फ ऑक्युपाइड कर लेता है, इसको सेल्फ ऑक्युपाइड कर लेने से मेरा जीएवी कितना निकलेगा नील, इसके ऊपर में कोई भी टैक्स नहीं देना है। इसको अगर हम लोग सेल्फ ऑक्युपाइड मान लिया है तो इसको लेट आउट मान लेता है, इसको लेट आउट मानने से हमारा क्या हो गया, मेरा इनकम कितना निकल रहा है, इस कॉम्बिनेशन को लेट आउट मानने से मेरा कॉम्बिनेशन क्या निकल रहा है, हाँ तो इसको हम सेल्फ ऑक्युपाइड बोल के मानेगा और फिर इसको सेल्फ ऑक्युपाइड मानेगा और इसको लेट आउट कर देगा, क्योंकि इसमें मेरा बेनिफिट लॉस में आएगा। समझ में आया आपको, ठीक है। तो वन 81 आपका आ गया, 181 कहाँ से आया ये आपका, H1 H3 और ये आपका H2 को आपने क्या कर दिया लेट आउट बोल के मान लिया है, उसको आपको क्या करना है इसी को लेके चला है। जैसे हम लोग को क्या किया था कि इन सबको सेल्फ ऑक्युपाइड माना है और इसी को लेट आउट करके माना है, सेल्फ ऑक्युपाइड, बाकी सब क्या हो गया लेट आउट। तो हम लोग लेट आउट किसको करेगा, इस ऑप्शन 1 को किया है, क्यों किया है क्योंकि इसमें लॉस होगा, लॉस होने से मुझे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हाउस प्रॉपर्टी में ओनली ये वाला इनकम आएगा, बाकी सब में नहीं आएगा क्योंकि वो सेल्फ ऑक्युपाइड है। ठीक है, तो मतलब जो भी आपका लिए बेनिफिशियल होगा उसको आपको क्या पकड़ना है सेल्फ ऑक्युपाइड मान लेना है। ठीक है,
आपका लास्ट वाला क्वेश्चन कौन सा चैप्टर में था, पेज नंबर में? वन 194। ठीक है, आप लोग पहले ये देख लीजिए, तो पेज नंबर 191 में आ जाइए। पेज नंबर 199, इलस्ट्रेशन नंबर 59। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आप लोग को मिलेगा क्या कि आप लोग को अनरियलाइज रेंट आपने बाद में रियलाइज कर दिया है। रिकवरी ऑफ अनरियलाइज और एरियर रेंट आपको मिला है, आपको ये पैसा मिलना नहीं चाहिए था, वो आपको बाद में मिला है। तो आपको क्या मिलेगा, 30% का डिडक्शन मिल जाएगा। जिस 20 साल आपने उस चीज को रिसीव करेगा उसका 30% मिल गया, तो आपको कितना मिल रहा है? तो टैक्स किसका ऊपर लगेगा? 70% ऑफ अमाउंट का ऊपर में आपको टैक्स लग जा रहा है। ठीक है, तो सेम चीज यहीं पे करना है आपको। यहाँ पे कौन है? लकी अली है, उनका पास क्या है, एक हाउस प्रॉपर्टी है, लेट आउट किया है कब से? 1/4/18 से, टू अ स्कूल ऑफ मंथली रेंटल 10,000 मिलना चाहिए, एंड देयर वाज नो चेंज इन रेंट टिल 31st March 2022. 1/4/22 as per court decision, rent was increased to 12,000 per month with retrospective effect from 1/4/2020 and duly paid by school in the same year. Legal expenditure for such suit is 30,000. Discuss tax treatment under section 25A. ठीक है, लेकिन आपको ये पैसा मिल कब रहा है? कौन से ईयर में मिल रहा है आपको? 22 में मिल रहा है, तो 22-23 में मिल रहा है आपको ये पैसा। लेकिन ये पैसा कब से मिल रहा है? 1/4/20 से मिल रहा है। 1/4/20 से आपको पैसा कब तक मिल रहा है? 31st March 22 तक मिल रहा है। तो ये कितना साल हुआ आपका? 2 साल हुआ। तो 2 साल में आपको कितना महीना? 2 साल इंटू 12 इंटू आपको कितना पैसा का इंक्रीज हो रहा है? 2,000 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये कितना हो गया आपका? 4 इंटू 14 कितना हो गया? कितना होगा? 4.8। ठीक है, 4.8 मिल रहा था क्या उनको? 2 इंटू 12 इज 48,000 हो रहा है क्या? हम लोग कुछ ज़्यादा कर दिए क्या? 2 इंटू, हाँ 2,000 है, तो ये हो गया आपका 48,000। ये ठीक है आपका। फिर आपको क्या मिलना चाहिए था? आपने तो बोला कि लीगल एक्सपेंडिचर क्या है, कितना तक का? 30,000 का लीगल एक्सपेंडिचर क्या है? तो लीगल एक्सपेंडिचर्स बोल के कुछ चीज़ नहीं मिलेगा आपको। क्या ही मिलेगा? 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। तो 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन ये अपने कैलकुलेट किया है, जितना भी रह जाता है वो हो गया आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। भले ही आपका वो हाउस प्रॉपर्टी उस टाइम में रहे या ना रहे, लेकिन आपको तब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही ट्रीट करना पड़ेगा। और लीगल एक्सपेंडिचर, एनी अदर एक्सपेंडिचर, उसका ऊपर में कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलेगा। उन सबको हम लोग मानेगा कि वो स्टैंडर्ड डिडक्शन में ही इंक्लूडेड है बोल के मानेगा। ठीक है, चलिए हो गया। अभी हम लोग आ जाते हैं पीजीबीपी में। अभी हम लोग बेसिक आइडिया लेगा पीजीबीपी का, उसका बाद हम लोग का खत्म है। हाउस प्रॉपर्टी खत्म है आप लोग का। पीजीबीपी में क्या है? आपने सैलरी देख लिया है, हाउस प्रॉपर्टी देख लिया है। अभी हम लोग को आना है नेक्स्ट चैप्टर, हेड ऑफ इनकम, प्रॉफिट और गेन्स ऑफ फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसको हम लोग बोलते हैं पीजीबीपी। पीजीबीपी का सेक्शन आपका स्टार्ट होगा 28 से स्टार्ट होगा और आपका 44 तक चलेगा। आपका सेक्शन 44 तक चलेगा, 28 से 44। यही है आपका सबसे बड़ा चैप्टर आप लोग का बुक का। सेक्शन 28 से अप टू सेक्शन 44 तक आप लोग का वेरी करेगा। तो सेक्शन 28 क्या है? जैसे भी आपको पहले वाला में भी क्या मिला था कि आपको सैलरी में भी चार्जिंग सेक्शन मिला है,
आपको हाउस प्रॉपर्टी में भी चार्जिंग सेक्शन मिला है, इसमें भी आपको हाउस प्रॉपर्टी में भी इस हेड में जो किन किन इनकम को चार्ज करना है, किन किन इनकम को इंक्लूड करना है, वो डील करेगा सेक्शन 28। 29 बोलेगा आपको कंप्यूटेशन कैसे करना है। सेक्शन 30 टू 37 क्या है, आपको बोलेगा कि आपको डिडक्शन किन किन जगह में मिलना चाहिए। 30 बोल देगा कि आपको रेंट में मिलना चाहिए, 32 बोल देगा आपको डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए, 33 बोलेगा कि आपको साइंटिफिक रिसर्च में आपने कुछ खर्चा किया है तो उसमें मिलना चाहिए। तो सेक्शन 30 टू 37 आपको बोलेगा कि आपने बिजनेस किया है, बिजनेस का इन किन हेड में आपने खर्चा किया है तो आपको डिडक्शन मिलेगा, वो डिडक्शन 30 टू 37 में है। फिर आगे आपको सेक्शन 40, 40A और 43B ये बोलेगा कि आपने इन जगह में खर्चा किया है, लेकिन इन जगह में अगर आपने खर्चा किया है तो वो खर्चा आपको एडमिजिबल नहीं है, इनका वजह से आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, इनको फिर से एड बैक कर देना है। जो भी खर्चा किया है, उस खर्चा किया है मतलब आपने क्या किया होगा, माइनस किया होगा, तो वही अमाउंट को फिर से प्रॉफिट के साथ में ऐड कर दो, आपका इनकम बढ़ जाएगा। फिर डिम्ड प्रॉफिट, आपने एक्चुअल में प्रॉफिट किया भी ना हो सकता है, लेकिन आपने ये ट्रांजैक्शन अगर किया होगा तो हम लोग मान लेगा कि आपने कुछ एक प्रॉफिट अर्न किया है। सेक्शन 44AD, 44ADA, 44AE ये होता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या बोल रहा है कि पकड़ लीजिए जैसे आप लोग का सैलरीड इनकम है, मान लीजिए कि आपको 5 लाख रुपया मिल रहा है, आपको पता है कि मेरा इनकम अगर 5 लाख रुपया है तो मुझे अभी 5% का ऊपर में मुझे टैक्स देना पड़ रहा है, ये स्लैब में हम गिर रहे हैं, ठीक है, तो मुझे कितना का ऊपर देना है, 5% का ऊपर में टैक्स देना है। तो बिजनेस वालों लोग के लिए पीजीबीपी में इन सेक्शन का इंट्रोड्यूस इसीलिए हुआ था कि जितना भी बिजनेसमैन है, छोटा मोटा बिजनेसमैन कर रहा है, उन सब का ईज होने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए इनको बोला है कि आपको ये सेक्शन का बेनिफिट ले लिए। ये सेक्शन का बेनिफिट लेने से आपको क्या मिलेगा कि आपको बुक्स मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, कैश लेजर मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, आपको अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, लेजर्स मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, रिसीप्ट्स, वाउचर्स ये सब मेंटेन नहीं करना है। आप एक सर्टेन पोर्शन ऑफ इनकम, सर्टेन पोर्शन ऑफ टर्नओवर आप कैलकुलेट करिए और उसका बेसिस में मुझे टैक्स दे दीजिए, ठीक है। ये सब सेक्शन बोल रहा है, हिसाब किताब करने का दरकार नहीं है। तो सेक्शन 28 में आ जाते हैं। सेक्शन 28 में आपको किन किन चीज़ को इंक्लूड करना है। पहला, नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि प्रॉफिट को इंक्लूड करना है और गेन्स ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन, ये आपका क्या होना पड़ेगा, बिजनेस होना पड़ेगा या आपका प्रोफेशन रहना पड़ेगा, और वहां से अगर आपको कोई भी प्रॉफिट आ रहा है, गेन आ रहा है, उन सबको इंक्लूड करना है। एनी कंपेंसेशन और एनी अदर पेमेंट ड्यू, क्या है, आपको कोई भी कंपेंसेशन मिल रहा है, आपका कोई भी पेमेंट बाकी रह गया है और आपने अपना बिजनेस का बिहाफ में कोई भी एक पेमेंट मिला है, उन सबको भी पीजीबीबी में इंक्लूड करना है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका बिजनेस नहीं होता तो आप ये पैसा रिसीव नहीं करता, वैसा टाइप का अगर कोई भी ट्रांजैक्शन आपका पास में इन्वॉल्व है, उन सबको भी आपको पीजीबीबी में इंक्लूड करना पड़ेगा। फिर अगर आपने कोई भी सर्विस प्रोवाइड किया है बाय ट्रेड, प्रोफेशन, बिजनेस और इट्स मेंबर्स, आपका मेंबर्स या आपका कोई भी एक सोसाइटी का मेंबर्स ने क्या कर दिया कि स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड किया है, तो उसका लिए भी आपको क्या मिलेगा, जो भी चार्जेस मिलेगा, कॉम्पेंसेशन मिलेगा, उन सबको भी आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है। ड्यूटी ड्रॉबैक लाइसेंस हो गया, कैश कंपेंसेटरी सपोर्ट हो गया, मतलब क्या है, आपने जब भी आप क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तब आपको कस्टम ड्यूटी पेमेंट करना रहता है। तो आपने जो भी कस्टम ड्यूटी में आपने क्रेडिट्स आपने क्या कर दिया, एक्यूमुलेट करके अपना पास रख दिया कि हमने यहाँ से क्या किया था, कुछ सामान खरीदा था तो मेरा ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी हमने पेमेंट किया था, तो कस्टम ड्यूटी जितना भी पेमेंट किया है उन सबको एक्यूमुलेट कर करके मैंने जमा कर दिया। उन सब इस कस्टम ड्यूटी को हम क्या कर दिया, दूसरा किसी को दे दिया है कि आप उसका क्रेडिट यूटिलाइज करिए। बा इंपोर्ट लाइसेंस को हमने क्या कर दिया कि मैंने इंपोर्ट लाइसेंस खरीद के रखा था, अभी मेरा दरकार नहीं है, हम दूसरा किसी को बोला कि आप मेरा लाइसेंस यूज़ करो
और उस लाइसेंस को यूज़ करने का वजह से मुझे क्या मिला, कुछ एक कंपनसेशन मिला है। तो उन सब ट्रांजैक्शंस को भी आपको यहाँ पे पीजीबीवी में इंक्लूड करना रहेगा, क्योंकि अगर आपका बिजनेस नहीं रहता तो ये सब चीज़ भी आपका नहीं मिलता। फिर अगर आपको या आपका पार्टनर को कुछ भी सम मिल रहा है, सम ड्यू टू और रिसीव्ड बाय ए पार्टनर, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, आपको पीजीबीवी में लाना है। तो मतलब क्या है, अगर आपका पार्टनरशिप फर्म है और आप वहाँ का एक पार्टनर है और अब पार्टनरशिप फर्म से आपको कोई भी सैलरी मिल रहा है, उसको हम लोग सैलरी बोल के नहीं मानेंगे, उसको हम लोग पीजीबीवी में ही ट्रीट करना रहेगा। क्यों? क्योंकि सेक्शन 28 ये बोल रहा है कि सम ड्यू टू अ पार्टनर, एक पार्टनर को पैसा मिलना है और रिसीव कर रहा है, वो भी कहाँ पे आएगा, पीजीबीवी में भी आना चाहिएगा। एग्रीमेंट का अंडर में अगर आपको कोई भी पैसा मिल रहा है, वो भी आपका पीजीबीवी में आएगा। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर आपका बिजनेस को कोई भी एक पैसा मिल रहा है, तो वो भी आपका पीजीबीवी में आएगा। तो ये सब चीज़ में आपका हो जाएगा, आपका पीजीबीवी में ही आएगा। ठीक है, तो फिर आपका क्या था, सेक्शन 28 हो गया। सेक्शन 29 में क्या करना चाहिए था, आपको कंप्यूटेशन करना चाहिए था। अभी इसमें क्या है, आपका दो टाइप का बिजनेस रहता है। जैसे आपने क्या सीखा कि अभी बिजनेस एंड प्रोफेशन, अभी बिजनेस को आपको दो टाइप में डिवाइड होता है। एक हो गया स्पेकुलेटिव बिजनेस और एक हो गया आपका नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस। बिजनेस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, स्पेकुलेटिव, नॉन स्पेकुलेटिव। अभी स्पेकुलेटिव बिजनेस का डेफिनेशन कहाँ पे है? स्पेकुलेटिव बिजनेस का डेफिनेशन है सेक्शन 43(5) में। पीजीबीपी कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? सेक्शन 28 से 44। तो 43(5) बोल रहा है कि आपको स्पेकुलेटिव बिजनेस का डेफिनेशन देके गया है। यहाँ पे क्या है, स्पेकुलेटिव बिजनेस में क्या क्या मतलब हो रहा है? ए ट्रांजैक्शन इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज और सेल ऑफ एनी कमोडिटी इंक्लूडिंग शेयर एंड स्टॉक। ये हो गया स्पेकुलेटिव बिजनेस। स्पेकुलेटिव बिजनेस में क्या है, आप कोई एक कॉन्ट्रैक्ट में घुसा है या कोई एक ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है जहां पे क्या है, क्या हो रहा है, परचेज हो रहा है या सेल हो रहा है ऑफ एनी कमोडिटी। मतलब क्या हो जाएगा, फ्यूचर एंड ऑप्शन आप कर रहा है, स्टॉक, शेयर्स, म्यूचुअल फंड अगर आपने ट्रेड कर रहा है, ईटीएफ ट्रेड कर रहा है, तो ये सब भी स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस में आ जाएगा। इज अल्टीमेटली सेटल्ड अदरवाइज देन बाय एक्चुअल डिलीवरी। इसका मतलब क्या है, अगर आपने इन शेयर्स, स्टॉक्स में अगर आपने ट्रेड कर रहा है और उस चीज़ का डिलीवरी एक्चुअल में नहीं हो रहा है। डिलीवरी मतलब क्या है, जैसे आपने मार्केट से कोई भी एक डीमेट अकाउंट खोला है, डीमेट अकाउंट से आपने परचेज का एक रिक्वायरमेंट दिया है, मान लीजिए आईआरसीटीसी का आपको शेयर खरीदना है, तो आईआरसीटीसी का शेयर आपका डीमेट अकाउंट में हिट होगा कि 1 शेयर इज क्रेडिटेड टू योर डीमेट अकाउंट। ये तो इसका डिलीवरी हो गया। और विदाउट डिलीवरी अगर कोई भी आप ट्रांजैक्शन कर रहा है, जैसे फॉरवर्ड एंड ऑप्शंस, फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो गया, फ्यूचर एंड ऑप्शन आप कर रहे हैं, तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आपने विदाउट डिलीवरी आप क्या कर रहा है, ट्रांजैक्शंस कर रहा है, तो उन सबको आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेकुलेटिव बिजनेस बोल के माना जाएगा। और स्पेकुलेटिव बिजनेस का एक्सपेंसेस आपको स्पेकुलेटिव बिजनेस का इनकम से ही सेट ऑफ कर सकेगा। अगर आपका पर्सनल इनकम हो या पर्सनल एक्सपेंसेस हो, उन सब से, पर्सनल इनकम से इस स्पेकुलेटिव बिजनेस के एक्सपेंसेस को आप सेट ऑफ या माइनस नहीं कर पा सकते। तो स्पेकुलेटिव बिजनेस अलग से ट्रीटमेंट होगा और नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस अलग से ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, स्पेकुलेटिव बिजनेस और नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, अगर आप दोनों ही बिजनेस एक ही साथ कैरी कर रहे हैं कि बिजनेस भी कर रहे हैं और साथ में आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी ट्रेड कर रहा है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्शन 22 क्या बोल रहा है कि स्पेकुलेटिव बिजनेस शैल बी कंसिडर्ड एज ए सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट बिजनेस। इन दोनों बिजनेस को सेपरेट करके ही ट्रीट करना पड़ेगा। स्पेकुलेटिव बिजनेस का इनकम जितना भी होगा उसका एक्सपेंसेस वहीं से मिलेगा,
और इस नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का अगर इनकम है तो नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का एक्सपेंसेस से आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं, या इसका भी एक्सपेंसेस से ही आप नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस को सेट ऑफ करवा सकते हैं। लेकिन कभी भी नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का एक्सपेंस इस बिजनेस का एक्सपेंसेस इनकम को सेट ऑफ नहीं कर पाएगा। ठीक है, स्पेकुलेटिव का बुक में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सेक्शन 29 में आपको क्या है ना, कंप्यूटेशन आपको करना है। सेक्शन 29 आपको कंप्यूटेशन का बारे में बोल रहा था, तो सेक्शन 29 में फिर आप गए कि सेक्शन 29 मुझे बोल के आ रहा है कि कंप्यूटेशन कैसे करना है। सेक्शन 29 बोल रहा है कि आपको कंप्यूटेशन करना है इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 43 एंड 43 डी तक। मतलब आपको सेक्शन 30 से 43 तक स्टडी करिए, उसका बेसिस में ही आपको कंप्यूटेशन निकालिए। क्यों 44 को क्यों नहीं पकड़ा है? क्योंकि 44 में आपको कंप्यूटेशन करने का दरकार ही नहीं है। आप डायरेक्टली जितना भी रिसिप्ट होगा उसका अकॉर्डिंगली आपको इनकम निकाल लेना है, उसमें आपको ये कंप्यूटेशन करने का दरकार नहीं है। इसीलिए सेक्शन 44 को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि सेक्शन 44 क्या है, नाम ही है उसका प्रिजम्पटिव। आप प्रिज्यूम करके टैक्स दे दीजिए, आपको यहाँ पे कंप्यूटेशन का कोई नेसेसिटी नहीं है, कंप्यूटेशन नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, इसीलिए वो सेक्शन 29 में नहीं आया है। फिर सेक्शन 30 और 31, 28 हो गया, 29 हो गया, अभी हम लोग आ जा रहे हैं 30 और 31 में। 30 से क्या आ रहा था आपका, एक्सपेंसेस आ रहा था। तो सेक्शन 30 क्या बोल रहे हैं, ये लास्ट होगा हम लोग आज को। सेक्शन 30 क्या बोल रहे हैं कि आपको कोई भी एक्सपेंसेस आपने अलाउड किया है, खर्चा किया है, वो अलाउड कब होगा, जब अगर आप वो एक्सपेंसेस किस लिए कर रहे हैं, एक बिल्डिंग के लिए कर रहे हैं। ये बिल्डिंग के लिए अगर आप कोई भी खर्चा कर रहा है, वो खर्चा आपको अलाउड होगा। ठीक है, आप कौन है, मान लीजिए टेनेंट है, आप टेनेंट है, तो आप खर्चा क्या क्या कर सकते हैं, रेंट में खर्चा कर सकता है और रिपेयर्स में खर्चा कर रहा है। अगर रेंट और रिपेयर्स में अगर आपने खर्चा किया है, तब आपको अंडर सेक्शन 30 उस बिल्डिंग के ऊपर में जितना भी खर्चा किया होगा आपको मिल जाएगा। लेकिन ये बिल्डिंग आपका नहीं होना चाहिए। अगर ये बिल्डिंग आपका हो गया तो आप कौन है, ओनर है, तब आपको डिडक्शन क्या क्या मिलेगा, लैंड रेवेन्यू, लोकल टैक्स जैसे आपने बोला, और फिर इंश्योरेंस किया होगा आपने तो इंश्योरेंस मिलेगा आपको, इंश्योरेंस का एक्सपेंसेस मिलेगा। बिल्डिंग इंश्योरेंस किया है, फायर का इंश्योरेंस करके रखा होगा, तो ये सब चीज़ का इंश्योरेंस आप अगर किया होगा तब जाके मिलेगा। ओनर होने से रेंट नहीं होगा। रिपेयर्स का भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन किसका रिपेयर करना पड़ेगा, बिल्डिंग का रिपेयर। सेक्शन 30 डील्स विद ओनली बिल्डिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बिल्डिंग। टेनेंट ने अगर रेंट और करंट रिपेयर्स के अलावा कोई भी एक्सपेंसेस किया होगा उसको नहीं मिलना है। ठीक है, हाँ रिसिप्ट रखना पड़ेगा आपको, और रिसिप्ट को भी आप लोग को कैसे पेमेंट कर रहा है, कैश में पेमेंट कर रहा है, बैंक में पेमेंट कर रहा है, वो भी रहेगा। अभी भी हम लोग आएंगे कि कैश में भी कितना ट्रांजैक्शन करने का एक लिमिट रहता है। कैश अगर आप 2 लाख खर्चा कर दिए दिखा देगा, वो भी नहीं हो सकता है, उसमें भी एक लिमिट है कैश ट्रांजेक्शन में। ठीक है, ये हो गया आपका सेक्शन 30 बोल रहा है। बिल्डिंग खत्म है आपका। अभी आ गया हम लोग सेक्शन 31। 31 में आप खर्चा किसका ऊपर करना बोल रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर का ऊपर। 30 में आपको बोल रहा था बिल्डिंग, और 31 में आपको प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर में आप क्या क्या खर्चा कर सकते हैं, रिपेयर्स का खर्चा कर सकता है, इंश्योरेंस का ऊपर में खर्चा कर सकता है। प्लांट एंड मशीनरी में आप खरीदेगा, खरीदने से तो वो एक्सपेंस नहीं है वो आपका, तो अगर आप रिपेयर्स में करने से वो खर्चा हो गया, फर्नीचर में इंश्योरेंस प्रीमियम वो आपका खर्चा हो गया। अगर आप इन सब चीज़ को खरीद रहा है, खरीदने से ये क्या हो जाएगा आपका, ये
एसेट हो जाएगा। तो एसेट कभी भी आपका एक्सपेंस नहीं होता है। तो अगर ये आपको एक्सपेंस होने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिपेयर्स और इंश्योरेंस प्रीमियम ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए आप लोग पीजीबीपीए का इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ के आइए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।